तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्कैरियर देन अ ब्लेड के एपिसोड 01 के साथ हाजिर हूं। तो एज यूजुअल यहाँ पर इस सीरीज को मैंने स्टार्ट किया और इसकी भी 6 या 9 एपिसोड्स अपलोड करूंगा और अगर आपका रिस्पांस अच्छा आया तो फिर इसको आगे कंटिन्यू करूंगा। तो एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पर एक दादा और पोते का सीन दिखाया जाता है कि दादाजी अपने पोते को यहाँ पर बता रहे होते हैं कि एक ब्लेड से ज्यादा खतरनाक वेपन कौन सा होता है। तो वो से कहते हैं कि एक बोझ होती है, वो एक सेक्रेट वेपन की तरह होती है जो कि यहाँ पर एक ब्लेड से बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। अब बताओ कि किसी के हाथ में एक तलवार है, वो तुम इससे ज्यादा डर नहीं लगेगा क्योंकि तुम उसे अवॉइड कर सकते हो, तुम अपने आप को उस तलवार के अटैक से बचा सकते हो। लेकिन एक बो ब्लेड की मदद से जब तुम यहाँ पर दूर से अटैक करते हो तो तुम्हें दूर से आता हुआ तीर दिखाई नहीं देता, तुम्हें नहीं पता कि कौन से एंगल से आकर वो तीर तुम्हारी बॉडी के अंदर धंस जाएगा। तो इसी वजह से एक ब्लेड से ज्यादा स्कैरियर एक बो होती है। तो यहीं पर हमें माउंटेन्स का सीन दिखाते हैं जहां पर जंगल में दादा और पोता दोनों रह रहे हैं। दादाजी यहाँ पर अपने पोते को ये सारी की सारी ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, वो उसे बो एरो की और साथ में मार्शल आर्ट सिखा रहे होते हैं। तो इसी के साथ ही उनका पोता जो होता है अपने हाथ में वहां पर बोक लेकर खड़ा होता है, सामने की तरफ शूट करता है। वो उसे कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर सामने की तरफ शूट करना होगा। तो हीरो जो होता है वहां पर अपनी बो को सामने की तरफ करता है, साथ ही वो बिल्कुल परफेक्ट निशाना लगाता है। तो ग्रैंडपा से कहता है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें इसकी सेकंड फॉर्म सिखाता हूँ जिसमें तुम यहाँ पर मल्टीपल एरोज को एक साथ रिलीज कर सकते हो, क्योंकि जब तुम्हारे सामने काफी सारे दुश्मन और तुम्हें यहाँ पर एक साथ तेजी के साथ उनके ऊपर अटैक करना हो तो तुम्हें यहाँ पर क्राउच करते हुए या फिर अपने बाजू को ऊपर उठाकर या फिर नीचे करके काफी सारे तीरों को एक साथ शूट करना पड़ सकता है, जिसके लिए तुम्हें काफी ज्यादा स्पीड दिखानी होगी। हम लोग इस फार्म को रैपिड फार्म कहेंगे जिसमें हम लोग एक साथ काफी सारे तीर्स को रिलीज करते हैं। फिर साथ ही ग्रैंडपा से कहते हैं कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें अगला लेवल बताता हूँ जिसमें तुम एक साथ मल्टी शॉट कर सकते हो और उसके लिए मैं तुम्हें यहाँ पर ये बताता हूँ कि तुम उसे कैसे करोगे। तुम अपने आप को एक परफेक्ट तीरंदाज तब तक नहीं कह सकते जब तक तुम एक साथ मल्टी शॉट नहीं लगा लेते, और मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये कैसे किया जाता है। इसी के साथ ही ग्रैंडपा जी बिल्कुल बाहुबली की तरफ वहां पर 3 एरोज लेते हैं और तीनों एरोज को एक ही बार अपनी बो के अंदर लोड करते हैं और कहते हैं हम लोग यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 3 एरोज को एक साथ रिलीज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर की एम्बेड होती है इसी वजह से हम लोग इनकी डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं और इन तीनों एरोज को यहाँ पर से अलग अलग टारगेट्स के ऊपर शूट किया जा सकता है, यानी कि तुम एक ही वक्त में 3 निशानों को हिट कर सकते हो। और ग्रैंडपा वहां पर तीनों तीरों को रिलीज करते हैं तो तीनों जाकर 3 अलग अलग पेड़ों के अंदर जाकर लगते हैं और इसी के साथ ही वहां पर से खरगोश जो होता है वो निकलकर भाग रहा था। तो ग्रैंडपा से कहता है कि अब यहाँ पर मैं तुम्हें इसकी फाइनल फॉर्म बताता हूँ जिसमें हम लोग यहाँ पर की गाइडेड एरो को यूज करते हैं। की गाइडेड एरो एक ऐसा एरो होता है जिसमें हम लोग टारगेट के पीछे अपनी की मदद से एरोज को बेंड कर सकते हैं। और वो खरगोश जो होता है वो जंगल में आगे की तरफ भाग रहा था। तो ग्रैंडपा से कहते हैं कि चाहे वो खरगोश कितने ही मोड़ क्यों ना ले ले, अगर तुम अपने एरो के अंदर अपनी की को एम्बेड कर चुके हो तो वो तुम्हारी जो डायरेक्शन है उनको फॉलो करेगा, जैसे जैसे तुम चाहोगे वैसे वैसे वो मूव करेगा। और इसी के साथ ही ग्रैंडपा वहां पर से एरो को रिलीज करते हैं तो वो घूमता हुआ मुड़ता हुआ सीधा जाकर उस बनी के पेट में लगता है, जिससे वो बनी वहीं पर मर जाता है। तो ग्रैंडपा उसे कहता है क्या तुमने यहाँ पर देखा, और फिर साथ उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इसकी एक और फार्म दिखाने वाला हूँ। इस फार्म को फ्लाई टू वर्ड्स कहते हैं और इसी के साथ ही ऊपर की तरफ जंप करते हैं और 3 एरोज को एक साथ लोड करते हैं और साथ ही ऊपर की तरफ एक बैक फ्लिप करते हुए सामने की तरफ ऊपर हवा में अटैक करते हैं। तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूं कि एक साथ यहाँ पर मल्टीपल टारगेट्स को कैसे हिट किया जाता है। तो आसमान में 3 पंछी होते हैं और वो ऊपर की तरफ जंप करते हुए तीनों एरोज को एक साथ लोड करके ऊपर की तरफ शूट करते हैं। तीनों पंछी जो होते हैं वो तीनों पंछी तीनों तीरों के साथ हिट होते हैं और तीनों ही वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। ग्रैंडपा से कहता है कि मैं इस फार्म को हेड हंटर कहता हूं जिसमें हम लोग यहाँ पर बाकी के सभी मूव्स को कंबाइन करते हैं, जहां पर मल्टीपल एरोज को लोड करते हैं और साथ ही उसके अंदर की पावर को भी यूज करते हैं। ग्रैंडपा जो होते हैं अपने पोते को यहाँ पर सारी की सारी ट्रेनिंग दे रहे होते हैं ताकि वो उसे एक अच्छा तीरंदाज और एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट बना सके। तो इसी के साथ ही ग्रैंडपा को दिखाता है कि वो बड़े आराम से अपने पालने में सो रहे होते हैं और इसी के साथ ही जब वो सो रहे होते हैं तो उनका पोता भागता वहां पर आता है, कहता है ग्रैंडफादर मैंने कर लिया। तो वो उसे कहता है कि बच्चे तुमने क्या कर लिया। तो वो कहता है ग्रैंडपा मैंने यहाँ पर हवा के विपरीत अपने तीर को चलाना सीख लिया है। तो ग्रैंडपा से कहता है क्या बस यहाँ पर इस छोटी सी बात के लिए तुमने मेरी मेडिटेशन को खराब किया, मैं यहाँ पर बड़े आराम से लेट कर ध्यान दे रहा था। तो हमारा हीरो जो होता है वहां पर उनकी बात सुनने के बाद कहता है ग्रैंडपा आप कब यहाँ पर ध्यान दे रहे थे, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप यहाँ पर मेडिटेट कर रहे थे, मैंने देखा कि आपकी लाल टपक रही थी, इसका मतलब है कि आप आराम से सो रहे थे। तो ग्रैंडपा कहते हैं बेवकूफ बच्चे अपने दादा से बहस मत किया करो, चलो आओ चलो दिखाओ मुझे तुम यहाँ पर हवा के विपरीत कैसे तीर चलाते हो। और इसी के साथ ही हमारा हीरो जो होता है वो अपना तीर लोड करके वहां पर खड़ा होता है, सामने से तेज हवा चल रही होती है। तो ग्रैंडपा से कहते हैं क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम ये कर लोगे क्योंकि सामने से काफी तेज हवा आ रही है। तो वो कहता है हाँ ग्रैंडपा मैं कर लूंगा। वहां पर सामने उसने लकड़ी का एक टुकड़ा रखा होता है और उसे कहता है कि मैं उस लकड़ी के टुकड़े को हिट करने वाला हूं जो कि काफी दूर पड़ा होता है और काफी छोटा भी होता है। तो ग्रैंडपा से कहता है रुको ऐसे नहीं, मैं तुम्हें एक और तरीका बताता हूं। और इसी के साथ ही ग्रैंडपा जाकर उस लकड़ी के टुकड़े के पास खड़े हो जाते हैं और उसे कहता है कि चलो अब शूट करो। अब पता चलेगा कि तुम्हारा तीर जो है वो हवा के विपरीत आकर सीधा इस लकड़ी के टुकड़े के अंदर लगता
सकता है या नहीं। तो इसी के साथ ही वो कहता है लेकिन ग्रैंडपा अब वहां पर जाकर क्यों खड़े हो गए, अगर मेरा तीर मिस हो गया और आपको लग गया तो फिर क्या होगा। तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए, तुम्ही ने तो जाकर मुझे डिस्टर्ब किया और मुझे कहा कि तुमने जहां पर हवा के विपरीत तीर चलाना सीख लिया है। तो वो कहता है मैंने सीख तो लिया है लेकिन प्लीज आप साइड के ऊपर हट जाए ना, हो सकता है कि ये मिस हो जाए। तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि एक तीरंदाज कभी अपने निशाने को नहीं चौंकता और वो कभी मिस नहीं होता, अगर उसे अपने पर भरोसा हो तो वो कभी मिस नहीं होगा। लड़के क्या हुआ कि आप तुम यहाँ पर तो अपना सारा कॉन्फिडेंस खो चुके हो, चलो तीर चलाओ। तो इसी के साथ ही वो उनसे कहता है लेकिन ग्रैंडपा आपका साइज काफी बड़ा है और निशाना बहुत ज्यादा छोटा है, कहीं पर भी तीर आपको लग सकता है। ग्रैंडपा उसे कहता है कि बकवास बंद करो, जब तुम एक अच्छे तीरंदाज बन जाओगे तो तुम्हें यहाँ पर हवा के विपरीत इस सभी छोटे टारगेट्स को हिट करना पड़ सकता है। तो इसी के साथ ही वो अपने तीर को लोड करता सामने की तरफ चलाने लगता है लेकिन साथ ही वहीं पर रुक जाता है क्योंकि उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि देखो मैंने तुमसे क्या कहा था, तुम्हारे अंदर जरा कॉन्फिडेंस की कमी है, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए तभी तुम यहाँ पर अपने निशाने को हिट कर पाओगे। इसके साथ ही कुछ दिन के बाद का सीन दिखाते हैं कि ग्रैंडपा जो होते हैं अपने हट के सामने ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और साइड के ऊपर से हमारा हीरो भागता हुआ आता है और अपने ग्रैंडफादर से कहता है ग्रैंडफादर देखो मैं माउंटेन के नीचे गया था तो मुझे वहां पर से एक जख्मी कबूतर मिला है, मैं इस कबूतर को उठाकर ले आया हूँ, चलो जल्दी से हम लोग इसको पकाकर खाते हैं। तो ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि मुझे जरा इसको देखने दो, लेकिन वो उनसे कहता है मैं आपको क्यों देखने दूं, मैं इसे पकड़कर लाया हूं, आज इस कबूतर को तो मैं ही खाऊंगा। तो ग्रैंडपा उसके सर में अपनी छड़ी मारते और कहते हैं बेवकूफ बच्चे, मैंने कहा कि मुझे इसे देखने दो। और इसी के साथ ही वो कबूतर को वहां पर उनके सामने रखता है। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं बेवकूफ ये तुम्हें किस एंगल से कबूतर दिखाई देता है। तो वो कहता है लेकिन ग्रैंडपा ये कबूतर ही है। तो वो उसे कहते हैं ये कबूतर नहीं है बल्कि ये एक फैल्कन है और फैल्कन जो होते हैं ये सैक्रेड बीस्ट होते हैं, डिवाइन बीस्ट होते हैं जो कि आसमान के राजा होते हैं और तुम यहाँ पर इसको एक कबूतर कैसे कह सकते हो। तुम्हारा सांगू कहता है तो इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है ये कबूतर है या फिर एक फैल्कन है, अगर हम लोग यहाँ पर इसको पकाकर खाएंगे टेस्ट तो वैसा ही होगा ना। तो ग्रैंडफादर उसे कहता है कि बेवकूफ बच्चे तुम्हें यहाँ पर परिंदों के बारे में कुछ भी नहीं पता, फैल्कन एक ऐसा पंछी होता है कि अगर यहाँ पर तुम इसके साथ अच्छा बर्ताव करोगे और जो तुमसे वफादारी जताए तो ये मरते दम तक तुम्हारा साथ देगा, जब तक तुम मरते नहीं हो तब तक ये तुम्हारे साथ ही रहेगा। लेकिन हमारा हीरो जो होता है वो उसे देखकर ला टपका रहा था। तो ग्रैंडफादर उसे सजा देने के लिए कहते हैं कि अगर तुम इस पंछी को खाना चाहते हो तो फिर तुम्हें पूरा 1 महीना भूखा रहना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम इसकी जान बचाते हो तो फिर मैं तुम्हें खाना दूंगा। तो इसको अपने ग्रैंडपा की बात सुनने के बाद वो कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है। तो वो उसे कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर फैसला करना है कि तुम यहाँ पर 1 महीने के लिए भूखा रहना चाहते हो या फिर तुम इस पंछी की जान बचाओगे और इस फैल्कन को अपना साथी बनाओगे। तो वो कहता है नहीं नहीं मुझे भूखा नहीं रहना, मैं यहाँ पर इसकी जान बचाऊंगा। तो उसी के साथ ही उसे कहते हैं तो फिर अपनी पूरी कोशिश करो और इस पंछी का पंख ठीक करो ताकि ये जिंदा रहे, अगर से मरा तो फिर तुम भूखे रहोगे। तो इसी के साथ ही वहां पर जड़ी बूटियां कूटना शुरू कर देता है ताकि वो पंछी को ठीक कर सके और जाकर पंछी के बाजू के ऊपर उसका लेप लगा देता और कहता है कि इससे तुम जल्दी से हील हो जाओगे और तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा और उसके बाद तुम जहां पर से उड़कर चले जाना जहां पर भी जाना चाहते हो। ग्रैंडफादर साथ साथ अपने पोते को वहां पर मेडिसिन बनाने का तरीका भी सिखा रहे होते हैं, यानी कि वो उसे हर एक चीज बता रहे होते हैं जिससे वो अकेले अपनी जिंदगी गुजार सके या फिर अपने आप को संभाल सके। वहां पर उसे मेडिसिन बनाने का तरीका बता रहे होते हैं कि यहाँ पर हर्बल मेडिसिन को बनाने के लिए हीट को बहुत ज्यादा लो रखा जाता है और वहां पर उस फैल्कन की खिदमत करने के बाद जब उसको क्योर कर दिया जाता है तो वो फैल्कन हवा में उड़ना शुरू कर देता है। तो वो अपने ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा वो देखो वो पंछी हवा में उड़ रहा है। तो ग्रैंडफादर उसे कहता है कि हाँ जी तो बहुत ही अच्छी बात है ना, वो उड़ रहा है। और इसी के साथ ही फैल्कन जो होता है वो अपनी वफादारी साबित करने के लिए नीचे उतरता है और आकर हमारे हीरो के बाजू के ऊपर बैठ जाता है। तो हमारा हीरो कहता है कि तो बहुत ज्यादा कूल है ग्रैंडफादर, आपने बिल्कुल ठीक कहा था, ये तो वापस मेरे पास ही आ गया है। ग्रैंडफादर उसे कहता है कि तुम्हें इसे एक नाम देना चाहिए क्योंकि अब ये कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। तो हमारा हीरो कहता है तो फिर मुझे लगता है कि इसे एक अच्छा सा नाम देते हैं, लेकिन मैं इसे क्या नाम दूं। और इसी के साथ ही वो कहता है जब मुझे ये मिला था तब ये खून में लिपटा हुआ था और साथ ही क्योंकि इसके पंजे जो है वो आयरन की तरह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो क्यों ना मैं इसे आज के बाद से आयरन ब्लड का नाम देता हूं। तो पंछी जो होता है वो भी काफी ज्यादा खुश होता है, वहां पर एक जबरदस्त रोल लगाता है। तो हमारा हीरो कहता है तो आज के बाद से तुम्हारा नाम आयरन ब्लड होगा। जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 01 का एंड करेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।